Hello and welcome back to my channel Anurag Law Classes. आज हम इसमें आईपीसी की शुरुआत कर रहे हैं जो कि हम सेक्शन वाइज स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आईपीसी की सेक्शन 1 के साथ। सेक्शन 1 हमें टाइटल और एक्सटेंट बताता है। टाइटल और एक्सटेंट। टाइटल जो है इसका है इंडियन पीनल कोड, जो हमें पता ही है। अब आते हैं हम सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 हमारा बताता है कि कोई भी ऑफेंस, सेक्शन 2 हमारा बताता है कि अगर कोई पर्सन इंडिया में क्राइम करेगा तो उसको इंडियन लॉ के तहत पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, इसमें एक केस है ईसॉप केस। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप इसे थोड़ा स्पीड तेज करके भी देख सकते हैं। ईसॉप केस में था कि एक फॉरेनर था, उसने अननेचुरल ऑफेंस इंडिया में कमिट किया। अब इंडिया में कमिट करने के बाद उसने अपने डिफेंस में क्या बोला कि ये जो ऑफेंस है, उसने अपने डिफेंस में बोला कि ये जो अननेचुरल ऑफेंस है उसकी कंट्री में लीगल है, बट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने जो ये ऑफेंस कमिट किया है, ये ऑफेंस आपने इंडिया में कमिट किया है, तो आपको इंडियन लॉज के तहत पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 हमारा बताता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। सेक्शन 3 बताता है हमारा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। इसमें क्या है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में कि इफ एन पर्सन कमिट एन ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया फॉर विच ही इज लायबल बाय इंडियन इंडियन लॉज, द ऑफेंस वुड हैव बीन कमिटेड इन इंडिया। तो इसमें बताया गया है कि अगर कोई ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया भी कमिट कर देता है, बियॉन्ड इंडिया भी कमिट कर देता है तो वो इंडियन लॉज के तहत पनिश किया जा सकता है। सिंपल सी बात है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 4 पे। हम थोड़ा जल्दी जल्दी भी पढ़ेंगे क्योंकि हमें 2 से 3 वीडियो में पूरा आईपीसी खत्म कर देना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 जो है हमारा बताता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। हमने ऊपर पढ़ा था ज्यूरिडिक्शन और अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं सेक्शन 4 में ऑफेंसेस। तो इसमें बताया गया इफ एनी ऑफेंस कमिटेड बाय इंडियन सिटीजन, ठीक है, कमिटेड बाय इंडियन सिटीजन, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। ठीक है, एयरक्राफ्ट हो गया,
और शिप या कोई वेसल। अगर कोई भी एयरक्राफ्ट, शिप या वेसल इंडियन के उससे रजिस्टर्ड है और उस पे अगर कोई उस शिप एयरक्राफ्ट या वेसल पे अगर कोई इंडियन सिटीजन ऑफेंस कमिट कर देता है, हाँ, ऑफेंस कमिट कर देता है कोई इंडियन सिटीजन, तो उस पे भी आईपीसी लागू होगा। अब हम आ जाते हैं पार्ट सेकंड पे, जो है हमारा जर्नल एक्सप्लेनेशन। अब आप कहेंगे सेक्शन 5 कहाँ गया? तो हम बेटा सिर्फ वही सेक्शन पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 5 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आ जाते हैं हम पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड क्या है हमारा? जनरल एक्सप्लेनेशंस। जर्नल एक्सप्लेनेशंस। जर्नल एक्सप्लेनेशन में हमारा सबसे पहले आता है सेक्शन 6। जर्नल एक्सप्लेनेशन में मतलब एक्सप्लेनेशंस दी गई है एक तरीके से, जो कि आईपीसी में डिफाइन किया गया है कि कुछ लीगल वर्ड्स को। तो हमारा सेक्शन 6 बताता है डेफिनेशन आर टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द जर्नल एक्सेप्शंस। तो जर्नल एक्सेप्शंस या फिर जो भी सेक्शन 6 हमारा बताता है कि जो भी जर्नल एक्सेप्शंस हैं ये उस पे लागू होगा, या फिर पूरे आईपीसी पे भी ये लागू होगा। और ये सिर्फ जो इसमें जो डेफिनेशंस दी गई हैं जर्नल एक्सप्लेनेशन में, वो सिर्फ आईपीसी पे ही लागू होंगी। कोई अदर एक्ट के लिए हम इन डेफिनेशंस का सहारा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, छोटी सी बात कहता है सेक्शन 6। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 7 पे। हमारा सेक्शन 7 जो है बताता है डेफिनेशन क्लॉज ऑफ वन एक्ट। हमारा कहाँ, हमारा सेक्शन 7 बताता है क्या? डेफिनेशन क्लॉज ऑफ वन एक्ट कैन नॉट बी यूज टू एक्सप्लेन सेम वर्ड यूज्ड इन अनदर एक्ट। जो मैंने अभी आपको अभी सेक्शन 6 में बताया वही बात इसमें बताई गई है कि जो भी डेफिनेशन क्लॉज है, जो भी डेफिनेशन क्लॉज जो इसमें जनरल एक्सप्लेनेशंस में दिए गए हैं, वो किसी और अदर एक्ट के लिए हम इन्हें यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेक्शन 8 पे। हम ये थोड़े छोटे छोटे सेक्शन है, इन्हें बस हम पॉइंट वाइज याद करते हुए चलेंगे और जल्दी जल्दी याद करते हुए चलेंगे। सेक्शन 8 क्या बताता है हमारा? जेंडर। जेंडर में क्या, अगर मेल ही, इसमें जेंडर में बताया गया है, जेंडर की डेफिनेशन बताई गई है हमारी सेक्शन 8 में कि ही जो जो आईपीसी में ही दे रखा है वो मैन और वुमेन दोनों पे ही लागू होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर, बहुत इजी सा है, इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है। प्लीज एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है, क्योंकि थोड़ी मेहनत भी लगती है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 9 पे। सेक्शन 9 हमारा क्या बताता है? नंबर्स। ठीक है, नंबर्स तो सबको ही पता होते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 10 पे। हमारा सेक्शन 10 क्या बता रहा है देखते हैं। सेक्शन 10 हमारा बताता है मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन, इसमें जो मेल, जो मैन होगा वो मेल ऑफ एनी एज,
मेल ऑफ एनी एज, ठीक है। और हमारी वुमेन भी मतलब फीमेल ऑफ एनी एज, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 11 पे। सेक्शन 11 हमारा क्या बता रहा है, पर्सन। इसे हम थोड़ा ध्यान से भी पढ़ेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है। सेक्शन 10, जो सेक्शन इम्पोर्टेंट होंगे मैं उन पे स्पेशली ध्यान से आपको बता भी दूंगा कि आप ये सेक्शन इम्पोर्टेंट है, इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। और जो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मतलब थोड़ा बहुत पूछा जाता है, जिसके चांसेस कम होते हैं, तो उस सेक्शन को हम जल्दी जल्दी फिनिश कर देंगे। तो सेक्शन 11 पे हम आ गए हैं। सेक्शन 11 हमारा बताता है पर्सन। पर्सन क्या होता है, तो हमारा आईपीसी में बताया गया पर्सन जो होता है, एक तो कंपनी, दूसरा एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बोथ नेचुरल एंड अननेचुरल, या फिर आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सन्स। या फिर इसमें एक केस, अब आप आर्टिफिशियल पर्सन सोचेंगे कि आर्टिफिशियल पर्सन, चलो नेचुरल पर्सन तो पता है कौन होता है, बट आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है। तो आर्टिफिशियल पर्सन आपकी होती है जैसे पार्टनर्स, अगर कोई कंपनी खोले तो वो कंपनी खुद में एक पर्सन मानी जाएगी, लॉ इसे एक पर्सन मानता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी कही गई है सेक्शन 11 में, कि अनबॉर्न पर्सन भी, अनबॉर्न चाइल्ड जो होता है, अनबॉर्न मतलब जो वूम में है अभी, अनबॉर्न चाइल्ड भी पर्सन में आता है। तो ये एक केस में बताया गया था, जब्बार वर्सेस स्टेट, जब्बार वर्सेस स्टेट, बहुत पुराना केस है। इसमें यही बताया गया था कि अनबॉर्न पर्सन, अनबॉर्न चाइल्ड भी पर्सन में आता है, और अनबॉर्न चाइल्ड भी प्रॉपर्टी का हिस्सा हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है और वो बच्चा अभी वूम में है, तो उस प्रॉपर्टी में बच्चे का भी हिस्सा होगा। आई बात समझ में? ये हमारा सेक्शन 11 बताता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर अपने 12 पे, जो बताता है पब्लिक। सेक्शन 12 पब्लिक, इसमें क्या बताता है, क्लास ऑफ पब्लिक और कम्युनिटी, छोटा सा है, क्लास और कम्युनिटी। कम्युनिटी, अब इसमें कुछ सेक्शन जो है रिपील्ड कर दिए गए हैं, जो कि था सेक्शन 13 क्वीन, वो रिपील्ड कर दिया गया है। सेक्शन 14 में आता है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, सेक्शन 14 में आता है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, सेक्शन 15 में आता है ब्रिटिश इंडिया, जो कि ये रिपील कर ही दिए गए हैं। सेक्शन 15 में आता है ब्रिटिश इंडिया, सेक्शन 16 में आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्शन 17 में आता है आपका गवर्नमेंट, ठीक है। अब सेक्शन 18 में आता है आपका इंडिया,
सेक्शन 18 में आता है आपका इंडिया। ठीक है, अब हम आते हैं डायरेक्ट सीधा सेक्शन 19 पे, जो कि हमें बताता है जज। इसमें हमें जज की डेफिनेशन मिलती है, सेक्शन नंबर 19, जज। तो इसमें जज में क्या बताया गया है? पहला, कि ऑफिशियली डेजिग्नेटेड हो। ऑफिशियली डेजिग्नेटेड होना चाहिए, या फिर इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, या फिर लीगली एम्पावर्ड होना चाहिए डेफिनेटिव जजमेंट देने के लिए। लीगली एम्पावर्ड होना चाहिए डेफिनेटिव जजमेंट के लिए। डेफिनेटिव जजमेंट आप समझ ही सकते हैं कि एक सख्त और डेफिनेटिव होना चाहिए वो जजमेंट। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 20 पे, जो हमें बताता है कोर्ट ऑफ जस्टिस। सेक्शन नंबर 20, कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसमें जज एक्टिंग जुडिशियली या फिर बॉडी ऑफ जजेस, ये होता है कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब हम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 21, जो हमें बताता है पब्लिक सर्वेंट। ये बहुत बार पूछा गया और बहुत ही बार, हर मतलब मान लीजिए कि अगर आप आईपीसी पढ़ रहे हैं और आपके एग्जाम देना है, तो पब्लिक सर्वेंट जरूर आपको पढ़ना चाहिए। तो सेक्शन 21, पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, अब इसमें पब्लिक सर्वेंट में आईपीसी में हमें बहुत सारे क्लॉज दे रखे हैं, जिसमें बता रखा है कि पब्लिक सर्वेंट कौन कौन होता है। तो एक एक क्लॉज करके शुरू करते हैं। तो इसमें पहला तो है कमीशन्ड ऑफिसर ऑफ मिलिट्री। कमीशन्ड ऑफिसर ऑफ मिलिट्री। ठीक है, दूसरा इसमें बताया गया है कि दूसरा कौन होता है। इसमें 12 कैटेगरी बताई गई है कि पब्लिक सर्वेंट कौन होता है। तो इसमें दूसरा बताया गया है जज। ठीक है, और इसमें तीसरा बताया गया है रिसीवर। रिसीवर इन इंसॉल्वेंसी। रिसीवर इन इंसॉल्वेंसी वो होता है, रिसीवर वो होता है अगर मान लीजिए कोई पर्सन लोन लेता है और उस वो लोन को चुका नहीं कर पाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी के लिए एक रिसीवर अपॉइंट करती है, जो कि सीपीसी में दिया गया है। और उसमें बताया गया है कि वो उस प्रॉपर्टी का तब तक ध्यान रखता है जब तक वो प्रॉपर्टी बिक नहीं जाती। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ कैटेगरी पे। फोर्थ कैटेगरी में दिया गया है ज्यूरी मैन या फिर मेंबर ऑफ पंचायत। या फिर ज्यूरी मैन। ठीक है, ज्यूरी मैन वो होते हैं जल्लाद, या फिर जल्लाद मान सकते हैं आप ज्यूरी मैन को। अब हम आते हैं फिफ्थ कैटेगरी में,
फिफ्थ कैटेगरी जो हमें बताता है आर्बिट्रेटर। ठीक है, फिफ्थ कैटेगरी हमारी आर्बिट्रेटर। सिक्स्थ कैटेगरी है हमारी जेलर। ठीक है, सेवेंथ कैटेगरी है हमारी इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट और एंटाइटल्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी, कि कोई पर्सन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट में हो या फिर इन परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी। ठीक है, अब हम एट्थ कैटेगरी पे आते हैं अपनी। इसे थोड़ा हाँ, तो हम अपनी एट्थ कैटेगरी पे आते हैं। एट्थ कैटेगरी है हमारी एवरी ऑफिसर who take receive keep or expend any property make survey execute any revenue process। तो कोई भी ऑफिसर जो कि रिसीव कीप या एक्सपेंड कर सकता है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को, या फिर एक तो ये हो गया, और या फिर कोई सर्वे एग्जीक्यूट करवा सकता है, एक सर्वे एग्जीक्यूट करवा सकता है, या फिर रेवेन्यू प्रोसेस। तो ये सब पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। अब हम आते हैं अपनी नाइन्थ कैटेगरी पे। नाइन्थ कैटेगरी पे आते हैं हम अपनी। नाइन्थ कैटेगरी हमारी बताती है लेवी एनी रेट और टैक्स। कोई भी पर्सन पर्सन नहीं, ऑफिसर कोई टैक्स रेट लेवी कर सकता है, मतलब हटा सकता है किसी पे या फिर लगा सकता है। ठीक है, जो कि इसका हम एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो सरपंच इसका एक एग्जांपल है। इसमें बताया, इसमें एक केस भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है, RS नायक वर्सेस AK अंटुले। AK अंटुले। तो इस केस में, बहुत पुराना केस है, फेमस लैंडमार्क केस है, लैंडमार्क केस है ये। RS नायक वर्सेस AK अंटुले। RS नायक वर्सेस AK अंटुले में मैं आपको पहले सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ कि इसमें कहा गया था कि MLA जो होता है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होता। ठीक है, अब मैं आपको लैंग्वेज के हिसाब से बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पब्लिक सर्वेंट मस्ट बी इन पे ऑफ गवर्नमेंट। कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया कि जो पब्लिक सर्वेंट होगा वो गवर्नमेंट की पे होना चाहिए। दूसरा इसमें बताया गया सेमी गवर्नमेंट अथॉरिटीज पे होना चाहिए। ठीक है, और एक अ म्युनिसिपल काउंसलर इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट एज इट इज इलेक्टेड बाय पीपल। तो जो एक म्युनिसिपल काउंसलर जो होता है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है, क्योंकि वो इलेक्टेड बाय पीपल होता है। इलेक्टेड बाय पीपल मतलब जनता द्वारा चुना जाता है, और वर्क्स इंडिपेंडेंटली एंड ही वर्क्स इंडिपेंडेंटली। जो म्युनिसिपल काउंसलर होता है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है।
तो वो एक पब्लिक सर्वेंट नहीं हो सकता। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हम आते हैं इसमें आपकी 11th कैटेगरी पे। 11th कैटेगरी आपकी बताती है क्या के 11th कैटेगरी के पब्लिश, प्रिपेयर और मेंटेन, प्रिपेयर और मेंटेन और रिसीव इलेक्टोरल पोल। पोल क्या कि पब्लिश, मेंटेनेंस, रिसीव इलेक्टोरल पोल। ठीक है, और इसमें लास्ट जो आपकी कैटेगरी है, लास्ट कैटेगरी है आपकी एवरी पर्सन हु इन सर्विस और पे और रेम्यूनरेशन बाय फीस ऑफ गवर्नमेंट। 12th बताती है कि इन पे ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए या फिर रेम्यूनरेशन बाय गवर्नमेंट, तो वो भी एक पब्लिक सर्वेंट होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 हमारा बताता है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी आपको पता ही है, वैसे टीपीए में भी इसका अच्छे से बता रखा है। सेक्शन नंबर 22 मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे जो मूव कर सकते हैं, जैसे कार, फोन, लैपटॉप। ठीक है, और इमूवेबल होती हैं जैसे आपका होम हो गया, घर हो गया, इसे आप मूव नहीं कर सकते। ठीक है, और बहुत सी होती हैं, बहुत सारी होती हैं, टीपीए में अच्छे से बता रखा है। अब हमें सेक्शन 23 में पढ़ते हैं। सेक्शन 23 बताता है रॉन्गफुल गेन। 23 बताता है हमें रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल गेन में आता है गेन बाय एनी अनलॉफुल मीन्स, के मतलब कोई अनलॉफुल तरीके से आपने गेन किया है। अगर आपने कोई अनलॉफुल तरीके से गेन किया है, गेन मतलब अपना प्रॉफिट किया है, तो वो रॉन्गफुल गेन माना जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेक्शन 24 पे। हमारा सेक्शन 24 बताता है डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट कौन होता है भाई? सेक्शन 24, अगर आपको ये वीडियो, अगर आप अभी तक देख रहे हैं इस वीडियो को, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो सेक्शन 24 हमारा बताता है डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट कौन होता है? डिसऑनेस्ट वो होता है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। कि या तो वो रॉन्गफुल गेन करवाए या फिर किसी पर्सन का रॉन्गफुल गेन करवा दे या फिर किसी पर्सन का रॉन्गफुल लॉस करा दे, कि किसी तरीके से उसका लॉस करा दे रॉन्गफुल तरीके से, या फिर रॉन्गफुल तरीके से गेन करे, तो वो डिसऑनेस्ट में माना जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 25 पे। सेक्शन नंबर 25 हमारा बताता है फ्रॉडुलेंटली। ठीक है, 25 हमारा बताता है फ्रॉडुलेंटली। इसमें बताया गया है कि इंटेंट टू डिफ्रॉड, इंटेंट टू डिफ्रॉड या इंटेंशन टू डिसीव एंड देयर बाय ऑब्टेन एडवांटेज, कि किसी तरीके से उसे डिसीव किया, किसी तरीके से उसे फंसाया
और फंसाने के बाद उससे ऑब्टेन किया एडवांटेज, कोई उससे एडवांटेज ऑब्टेन की। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 26 पे। सेक्शन नंबर 26 हमारा बहुत बार आईपीसी में यूज होता है, जिसे कहते हैं हम रीजन टू बिलीव। सेक्शन 26 रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव में क्या है? सफिशिएंट कॉज टू बिलीव। अगर आपके पास कोई सफिशिएंट कॉज है, सफिशिएंट कॉज है, तो आप उस पर बिलीव करेंगे। तो इसे ही कहते हैं रीजन टू बिलीव, जो आईपीसी में कई बार यूज हुआ है सेक्शंस में। अब हम आते हैं सेक्शन 27। सेक्शन 27 बताता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी, सेक्शन 27 बताता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी की वाइफ, क्लर्क या सर्वेंट के पास है, अगर किसी पर ए पर्सन की प्रॉपर्टी, इस पर्सन की प्रॉपर्टी वाइफ, इसके क्लर्क या फिर इसके सर्वेंट के नाम पे है, तो वो प्रॉपर्टी ए की नहीं मानी जाएगी, वो प्रॉपर्टी वाइफ की, क्लर्क की या सर्वेंट की मानी जाएगी। ठीक है, इट विल बी ट्रीटेड दैट द वाइफ हैज द पोजेशन। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 28 में। सेक्शन 28 हमारा बहुत आगे भी है सेक्शन इससे रिलेटेड, काउंटरफीट। काउंटरफीट, काउंटरफीट में क्या बताया गया? वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग। क्या? वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग। अब मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, मान लीजिए ये कोई मैंने प्रोडक्ट बना दिया, ये मेरा ओरिजिनल प्रोडक्ट है। अब कोई इसी की कॉपी बना ले, चाहे वो एग्जैक्ट ही क्यों ना हो। ये हमें एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि अगर कोई मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ और उसकी भी कोई ऐसे कॉपी बना लेता है, तो वो काउंटरफीट माना जाएगा। और इसके एक एक्सप्लेनेशन 1 में दिया गया है कि इट मस्ट नॉट बी एग्जैक्ट। काउंटरफीट होने के लिए जो कॉपी है वो एग्जैक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 29 पे। सेक्शन नंबर 29 हमारा बताता है डॉक्यूमेंट। सेक्शन 29 हमारा बताता है डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट पता ही रहता है क्या होता है। सेक्शन 29A हमारा बताता है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। और हमारा सेक्शन 30 बताता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जो कि कोई डॉक्यूमेंट होता है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब है कि जो कि कोई डॉक्यूमेंट होता है जो कि राइट क्रिएट करता है, क्रिएट्स अ राइट। कोई राइट क्रिएट करता है तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी मानी जाती है। ठीक है, सेक्शन 31 में आते हैं हम विल। सेक्शन 31 में आते हैं हम
विल जो है एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होता है। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होता है। अब हम आते हैं कि सेक्शन नंबर 32। सेक्शन नंबर 32 भी ज्यादा बड़ा नहीं है। सेक्शन 32 हमें बताता है कि एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन। अगर कोई एक्ट है उससे इलीगल ओमिशन हो जाता है, तो ओमिशन का मतलब होता है भूल, कि कोई गलती से तुमने इलीगल भूल कर दिया है तो आप उसके लिए भी पनिश किए जाओगे। ठीक है, अब हम आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान से सुनना। अगर बोर हो गए हो तो पॉज पॉज करके वीडियो को पानी वानी पीने जाओ और फिर इस सेक्शन को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन नंबर 34 क्या है? कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन, ठीक है। कॉमन इंटेंशन क्या होती है? व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन in furtherance of common intention, each person is liable for that act in the same manner as if it is done by him alone। तो इसमें बताया गया है कि कोई अगर क्रिमिनल एक्ट हुआ, क्रिमिनल एक्ट हुआ, और क्रिमिनल एक्ट जो हुआ वो सेवरल पर्सन मतलब एक से ज्यादा, वन, एक से ज्यादा मतलब दो, तीन, चार, कितने पर्सन हो सकते हैं वो, उन पर्सन ने कोई क्रिमिनल एक्ट कमिट कमिट किया, तो माना जाएगा कि उन सब के पास, जो जितने भी पर्सन थे, उन सब की कॉमन इंटेंशन थी उस क्राइम को कमिट करने में, और सब के सब उस, वो सारे के सारे लायबल माने जाएंगे। कोई एक पर्सन लायबल नहीं माना जाएगा, पूरा ग्रुप ही इसमें लायबल माना जाएगा। और ऐसा माना जाएगा कि उसने वो क्राइम अकेले में जैसे वो कमिट करता, वैसे ही उसने ये क्राइम कमिट किया है। अब इसमें अ, दो मतलब मान लीजिए प्रिंसिपल लायबिलिटी और क्रिमिनल लायबिलिटी। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे जॉइंट लायबिलिटी। जॉइंट लायबिलिटी क्या होती है? जॉइंट लायबिलिटी होती है व्हेन सेवरल पर्सन्स कमिट्स एन क्रिमिनल एक्ट, कि सेवरल पर्सन ने कोई क्रिमिनल एक्ट कमिट किया, तो वो तो हुई जॉइंट लायबिलिटी, कि इन सब के फिर सेवरल पर्सन्स पे उस क्रिमिनल एक्ट की लायबिलिटी आएगी। ठीक है, और एक होती है क्रिमिनल लायबिलिटी। क्रिमिनल लायबिलिटी में क्या बताया गया है कि प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव द गिल्ट ऑफ एक्यूज्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रोसिक्यूशन को, प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है कि एक्यूज्ड क्रिमिनल एक्ट के लिए लायबल है। ठीक है, इसमें बताया गया है क्रिमिनल लायबिलिटी में ही, इसे थोड़ा सही करता हूँ मैं कैनवास क्लियर करता हूँ फिर बताता हूँ आपको, कि ऑल ऑफ देम मस्ट टेक पार्ट इन कमीशन ऑफ अ क्राइम, कि कमीशन ऑफ अ क्राइम में पार्ट लिया हो। ठीक है, ये इसके एसेंशियल्स बता रहा हूँ मैं जो हैंगे। दे नीड नॉट टू बी प्रेजेंट ऑन द एक्चुअल स्पॉट, अगर वो एक्चुअल स्पॉट पे भी, जहाँ पे क्राइम कमिट हुआ है वहां पे अगर वो एक्चुअल स्पॉट में भी
नहीं है, तो भी वो लायबल माना जाएगा। ठीक। और इसमें आगे बताया गया है, where the crime being committed but all of them must actively participate in crime, कि अगर वो एक्चुअल स्पॉट पे भी नहीं है मगर वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, महबूब शाह वर्सेस एम्परर। महबूब शाह वर्सेस एम्परर में आपको बताया गया था, अच्छा तो ये महबूब शाह बहुत पुराना केस है 1945 का। वर्सेस एम्परर 1945। तो इसमें बताया गया था कि जो महबूब शाह था वो एक दिन हंटिंग करने गया जाता है रिवर के किनारे, और वहां जाके उसके जो मौसा थे उन्होंने उसे रोका, और जब महबूब शाह नहीं रुका तो महबूब शाह के ऊपर उसके मौसा ने महबूब शाह के ऊपर उसके मौसा ने अटैक कर दिया। तो जब ये देखा गया कि महबूब शाह के ऊपर अटैक हो रहा है तो उसके चाचा और ताऊ उसे बचाने के लिए आए, जिसमें कि उसके मौसा की डेथ हो गई। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया गया कि इसमें कॉमन इंटेंशन नहीं था, बल्कि इसमें था सिमिलर इंटेंशन। सिमिलर इंटेंशन क्या, कि कॉमन इंटेंशन तब होता जब वो पहले से प्लानिंग करके आते कि अगर महबूब शाह पे अटैक होगा तो हम उसके मौसा को जान से मार देंगे। बट जब उन्होंने महबूब शाह के ऊपर अटैक होते हुए देखा तो इन दोनों के पास अपनी अलग इंटेंशन थी उसे बचाने की। तो ये हुआ सिमिलर इंटेंशन। ठीक है। और इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लैंडमार्क केस है जिसे हम पोस्ट मास्टर केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? पोस्ट मास्टर केस। क्यों? क्योंकि, और इसका वैसे अगर आप नाम जानना चाहें तो इसका नाम है बारेंद्र कुमार घोष। बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। ये महबूब शाह से भी पहले आया था 1925 में। ठीक है। बारेंद्र कुमार घोष में क्या होता है कि 4 पर्सन होते हैं, वो बैंक रॉबरी करने जाते हैं, नहीं, पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस लूटने जाते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में एक बंदा बाहर रुक जाता है और बाकी के 3 अंदर लूट में लग जाते हैं। एक बंदा बाहर रुक जाता है, बाकी के 3 लूट में लग जाते हैं। तो जैसे ही लूट में लगते हैं तो एक वॉचमैन आ जाता है। तो वॉचमैन आने के बाद वॉचमैन आने के बाद अंदर आ जाता है बैंक के। तो ये जो 3 बंदे होते हैं, ये 3 बंदे मिलके इस वॉचमैन को मार देते हैं। अब मारने के बाद इन चारों के ऊपर कॉमन इंटेंशन का सेक्शन 34 लगाया जाता है। तो ये अपने डिफेंस में बोलता है, फर्स्ट पर्सन जो बाहर रुका हुआ था वो बोलता है कि मैं तो एक्चुअल स्पॉट पे था ही नहीं, जब क्राइम हुआ मैंने तो मारा ही नहीं
पोस्ट मास्टर को या वॉचमैन जो भी था, उसे मैंने मारा ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन था, तो आप भी लायबल होंगे। ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 35 पे, जो कि है क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। ठीक है, सेक्शन नंबर 35 क्या है? क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। ठीक है, इसमें बताया गया एन एक्ट इज क्रिमिनल ओनली बीइंग डन विद क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जो भी एक्ट है वो तब क्रिमिनल माना जाएगा जब वो क्रिमिनल नॉलेज के साथ किया गया हो। ठीक है, या फिर उसके अंदर क्रिमिनल इंटेंशन हो, तो वो एक्ट क्रिमिनल माना जाएगा और उस एक्ट के लिए जो पर्सन होगा वो लायबल होगा। ठीक है, बहुत इजी सा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सेक्शन 36 पे आते हैं अब हम। सेक्शन नंबर 36। सेक्शन 36 बताता है इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। क्या? पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। ठीक है, एंड इंटेंशनली। अच्छा, हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक ए पर्सन था, उसने इंटेंशनली जेड को खाना नहीं दिया, फूड प्रोवाइड नहीं किया। ठीक है, और फ्रूट फूड प्रोवाइड ना करने की वजह से जेड कमजोर हो गया, और उसके बाद जो ए पर्सन है ये जेड को मारता है, जिसका रिजल्ट जेड की डेथ है। तो इसे माना गया कि पार्टली एक्ट के उसने उसे मारा, आधा तो पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन के उसने उसे खाना नहीं दिया। ठीक है, तो इसके लिए ए मर्डर के लिए लायबल होगा, लायबल फॉर मर्डर। ठीक है, बहुत इजी सा सेक्शन है। चलिए आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 37 के ऊपर हम। सेक्शन नंबर 37 बताता है सेवरल एक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। सेक्शन 37, several acts constituting an offense. Constituting an offense. Constituting an offense, तो इसमें हमें constituting several acts constituting an offense, तो इसमें हमें बताया गया है कि कोई भी क्रिमिनल एक्ट, कोई भी ऑफेंस जो सिंगल एक्ट से किया जाए या फिर सेवरल एक्ट से किया जाए, तो वो सेक्शन 37 में आएगा। ठीक है,
तो इसमें बताया गया है हमें ऑफेंस इज कमिटेड नॉट बाय सिंगल एक्ट बट बाय सेवरल एक्ट। कोई भी ऑफेंस जो है सिंगल एक्ट द्वारा कमिट नहीं होता है बट बाय सेवरल एक्ट, तो वो इस सेक्शन में आएगा, सेक्शन नंबर 37। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 38 पे। हमारा सेक्शन नंबर 38 बताता है कि पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। ठीक है, सेक्शन 38 हमारा बताता है पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। कि कोई पर्सन, पहले इसकी हेडिंग है कि कोई मैं आपको लिख ही देता हूँ, पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट may be guilty of different offenses। इसमें हमें बताया गया है कि मोर देन वन पर्सन इज इन्वॉल्व बट देयर गिल्ट में बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। के अगर कोई एक्ट में बहुत सारे पर्सन है, कोई एक्ट में बहुत सारे पर्सन है और वो डिफरेंट डिफरेंट, और वो एक एक्ट है उसमें बहुत सारे पर्सन इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उन सब पर्सन का, बहुत सारे पर्सन इन्वॉल्व हैं तो उन सब पर्सन का गिल्ट जो होगा वो अलग हो सकता है बाकी पर्सन से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 39 पे। सेक्शन 39 हमारा वो बताता है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री में क्या है? इंटेंशन, इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव, टू डू अ थिंग, रीजन टू बिलीव, टू डू अ थिंग। ठीक है, बहुत सिंपल, छोटे छोटे से हैं, हम इन्हें जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं और इस वीडियो को भी कंप्लीट करते हैं क्योंकि लगता है ये वीडियो ज्यादा लंबी हो गई और बच्चे सो गए। अब हम आते हैं सेक्शन 40 पे। सेक्शन 40 जो है हमें बताता है ऑफेंस क्या होता है। ऑफेंस क्या है? कि कोई भी एक्ट जो है वो पनिशेबल बाय दिस कोड है, पनिशेबल बाय आईपीसी है, वो ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 41 पे। 41 जो हमें बताता है स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ क्या होता है? कि जो लॉ, लॉ एप्लीकेबल टू, लॉ एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अगर कोई लॉ एप्लीकेबल होता है तो उसे स्पेशल लॉ कहते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 42 पे जो हमें बताता है लोकल लॉ। लोकल लॉ क्या होता है? कि लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर एरिया। इसमें बताता है पर्टिकुलर एरिया या फिर कोई पार्ट, तो उसे हम मानेंगे लोकल लॉ। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 44 पे जो कि है इंजरी। इंजरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, तो हम इंजरी पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 44 इंजरी। इंजरी हमें क्या बताता है? इंजरी टू बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। क्या? एक पहला तो होना चाहिए बॉडी, दूसरा होना चाहिए माइंड, तीसरा रेप्यूटेशन और चौथा प्रॉपर्टी।
तो इसे इंजरी माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन 45 में आते हैं। 45 में क्या दिया गया है? लाइफ। 46 में हमें क्या दिया गया है? डेथ। पता ही होगा सबको लाइफ और डेथ क्या होती है, तो एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, सेक्शन 52, गुड फेथ। गुड फेथ क्या है? समथिंग इज डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो अगर समथिंग इज डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, ठीक है, ड्यू केयर और अटेंशन इसमें इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई काम बहुत ही सावधानी से करें और ड्यू केयर के साथ करें और अटेंशन के साथ करें तो वो गुड फेथ में माना जाएगा। इसमें एक केस है सुखराव कविराज वर्सेस एम्परर। क्या केस है? सुखराव कविराज वर्सेस एम्परर। ये 1887 का केस है, पुराना केस है, लैंडमार्क केस है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था कि सुखराव कविराज का पाइल्स का ऑपरेशन एक जंग लगे चाकू से कर दिया गया था। तो इसमें माना गया कि जो ऑपरेशन किया गया था वो गुड फेथ में नहीं था। तो इसमें जो सुखराव कविराज का उसका ऑपरेशन जो है पाइल्स का रस्टेड नाइफ से किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया इट वाज नॉट डन इन ड्यू केयर, नॉट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो ये गुड फेथ में काम इनका नहीं हुआ। अब हम आते हैं एक सेक्शन पे, बड़ा भी आपको लग सकता है मगर बहुत आसान सेक्शन है। ये है हार्बर, नया नया जोड़ा गया, सेक्शन नंबर 52A, हार्बर। हार्बर क्या होता है? इट मीन्स सप्लाइंग अ पर्सन विद शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, एम्यूनेशन और असिस्टिंग अ पर्सन बाय एनी मीन्स और टू अवॉइड एप्रीहेंशन। इसके हम एसेंशियल्स में आपको बताता हूँ कि कोई पर्सन को सप्लाई करना, सप्लाइंग अ पर्सन विद आर्म्स, फूड, शेल्टर, एम्यूनेशन और टू अवॉइड एप्रीहेंशन। अवॉइड एप्रीहेंशन का मतलब कि पकड़े जाने से बचना, कि पुलिस द्वारा पकड़े जाने से बचना या बचाना। ठीक है, इसे हम हार्बर मानेंगे। और हार्बर के जो बहुत सारे प्रोविजन है वो आईपीसी में आगे भी दिए हुए हैं, तो हम हार्बरिंग को एक साथ ही पढ़ते हुए चलेंगे ताकि हमें आगे ये रिपीट ना करना पड़े। एक ही बारी में सारा पढ़ लेते हैं अगर दिया गया है तो इसके जो जनरल प्रोविजन है हार्बरिंग के वो सेक्शन 216 और 217
12 में दिए गए हैं। जो जनरल प्रोविजन है वो सेक्शन 212, 216, 52A, 130, 157 और 216A, इन सब में हार्बरिंग के बारे में पनिशमेंट भी दे रखी है, और इनके जनरल प्रोविजन, जो जनरल प्रोविजन है हार्बरिंग का, वो इन दो सेक्शंस में है, और इसमें इसकी डेफिनेशन दी हुई है 52A में, और बाकी इनमें बताया गया है कि अगर आप हार्बरिंग करेंगे तो आपको क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 212 से, हार्बरिंग। कैनवस क्लियर कर देता हूं मैं आपके लिए। whoever harbor or conceal a person, ठीक है, सेक्शन 212, हार्बर और कंसील अ पर्सन with an intention to save from punishment, with an intention to save from punishment। ठीक है, ये सेक्शन 212 में गया दिया हुआ है। ऑफेंस ऑफ हार्बरिंग डिपेंड्स on the principle that it is the duty of every citizen to assist and not to create hurdle in providing justice। ठीक है, तो जो ऑफेंस ऑफ हार्बरिंग का है, हार्बरिंग का जो ऑफेंस है, हार्बरिंग का जो ऑफेंस है वो एक, मतलब एक इंडियन सिटीजन पे, हम्म एक इंडियन सिटीजन पे एक ड्यूटी होती है कि वो कोई हर्डल क्रिएट ना करे, कोई हर्डल क्रिएट ना करे इन प्रोवाइडिंग जस्टिस। बट अगर आप किसी पर्सन को कंसील करते हैं या उसे आप एप्रीहेंशन से बचाते हैं, तो आप जस्टिस प्रोवाइड नहीं करने दे रहे हैं या फिर आप हर्डल क्रिएट कर रहे हैं, तो आप सेक्शन 212 में लायबल होंगे। अब इस सेक्शन 212 में केस है तहसीलदार वर्सेस यूपी 1958 इलाहाबाद। केस का नाम है तहसीलदार वर्सेस यूपी 1958 इलाहाबाद। इसमें इसमें बताया गया था सेक्शन 212 किन किन चीजों पे अप्लाई होगा। सेक्शन 212 अप्लाइज टू, किन किन चीजों पे अप्लाई होगा। पहला, द पर्सन प्रोवाइडिंग शेल्टर हैज द नॉलेज और रीजन टू बिलीव। ठीक है, तो जो पर्सन है उसे नॉलेज है या फिर रीजन टू बिलीव कि वो किसी ऑफेंडर को हार्बर कर रहा है। ठीक है, और इसमें दूसरा है, he has harbored to provide shelter with an intention of screening him from the offense। ठीक है, कि इंटेंशन है उसकी, पर्सन की, कि उसे, जो ऑफेंडर है उसे स्क्रीन कर रहा है, या मतलब उसे छुपा रहा है, छुपा रहा है किस, पुलिस से। ठीक है, मगर इसमें एक एक्सेप्शन भी दिया हुआ है। वो एक्सेप्शन बहुत ही सिंपल है, क्लियर है। एक्सेप्शन दिया गया है कि हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ
does not come within harboring, does not come within harboring। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हस्बैंड या फिर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को हार्बर करती है, ठीक, अगर, तो वो माना नहीं जाएगा। मगर कोई पर्सन किसी ऑफेंडर को हार्बर करता है, उसे शेल्टर या फूड प्रोवाइड करता है, तो वो हार्बरिंग माना जाएगा। अब हम आते हैं सेक्शन 216 पे। सेक्शन 216 हमारा बताता है देयर इज अ प्रोविजन फॉर पनिशमेंट फॉर हार्बरिंग ऑफ सच पर्सन आइदर हु इज कन्विक्टेड और चार्ज विद ऑफेंस। के इसमें पनिशमेंट के बारे में बताया गया है कि पनिशमेंट क्या होगी अगर कोई ऑफेंडर, अगर कोई ऑफेंडर कन्विक्टेड है या फिर चार्ज्ड है किसी ऑफेंस के लिए। ठीक है, इफ, अगर कैपिटल पनिशमेंट के लिए वो कन्विक्टेड है, अगर कैपिटल पनिशमेंट के लिए, अगर कैपिटल पनिशमेंट के लिए कन्विक्टेड है, तो जो पर्सन उसे हार्बर कर रहा है उसे 7 साल की इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन होगा। ठीक है, और इसमें सेकंड बताया गया है कि अगर जो कन्विक्टेड पर्सन है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट के लिए है कन्विक्टेड, तो जो पर्सन उसे हार्बर कर रहा है उसे कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 3 इयर्स की उसे इम्प्रिजन मिलेगी या फिर विद और विदाउट फाइन। ठीक है, उस पर फाइन भी लग सकता है और उस पर फाइन नहीं भी लग सकता। और इसमें तीसरी जो बताई गई है कि अगर जो कन्विक्टेड पर्सन है, इफ पनिशमेंट इज इफ ऑफ इम्प्रिजनमेंट वेयर विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर एंड नॉट 10 इयर्स, ठीक, तो 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, कि अगर जो कन्विक्टेड पर्सन है वो 1 ईयर से लेके 10 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट के लिए लायबल है, कन्विक्टेड है, तो जो पर्सन उसे हार्बर कर रहा है उस पर्सन को 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म के लिए इम्प्रिजनमेंट होगी। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। अगर कोई पर्सन 36 मंथ्स के लिए इम्प्रिजनमेंट है, तो इसका 1/4 पार्ट क्या हुआ? 9 मंथ्स। तो जो पर्सन उसे क्या कहते हैं, जो पर्सन उसे हार्बर कर रहा था, तो वो 9 मंथ्स के लिए उसे इम्प्रिजनमेंट होगी। ठीक है, अब इसमें भी एक वही सेम एक्सेप्शन दिया गया है कि जो हस्बैंड और वाइफ है वो हार्बरिंग में नहीं आएंगे। हस्बैंड एंड वाइफ आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, ये हार्बरिंग के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 216 ए पे। 216 ए। ठीक है, 216 ए क्या बताता है कि रॉबर्स और डकॉइट्स
को अगर आप हार्बर करते हो तो आपके साथ क्या होगा? इफ अ पर्सन हैव नॉलेज और हैव रीजन टू बिलीव, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इफ अ पर्सन हैव नॉलेज और रीजन टू बिलीव, कि नॉलेज है या उस पर रीजन टू बिलीव है कि जो ऑफेंडर है वो रॉबर है या डकॉइट है। और वो उसे हार्बर करता है। ठीक है, तो उस जो पर्सन उसे हार्बर कर रहा है उसे 7 years की इम्प्रिजनमेंट होगी और फाइन होगा। ठीक है, और इसमें आते हैं ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। इसे अब मैं थोड़ा थोड़ा ध्यान से आपको बताऊंगा क्योंकि थोड़ा समझने में हार्ड रहता है बच्चों के लिए, बट मैं आपको इजली इसको बता दूंगा। ठीक है, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट आता है हमारा सेक्शन 130 में। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, इसमें क्या है? ऑफेंस ऑफ हार्बरिंग इज इनेक्टेड ओनली एज अ यूनिट अगेंस्ट एंटायर स्टेट। ठीक है, तो ऑफेंस ऑफ हार्बरिंग जो है एंटायर स्टेट के लिए भी हो सकता है। पहला कि एंटायर स्टेट के लिए भी हो सकता है, इनेक्टेड एज अ यूनिट, एज अ यूनिट अगेंस्ट स्टेट। ठीक है, दूसरा इसमें बताया गया है कि हार्बरिंग इज कंसीडर्ड an offense against state when any person harbor any state prisoner or prisoner of war escaping from lawful custody। तो ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट क्या माना जाएगा? कि कोई पर्सन जो है हार्बर करता है, किसे किसे हार्बर कर रहा है वो? स्टेट प्रिजनर को, या फिर प्रिजनर ऑफ वॉर को, जो कि लॉफुल कस्टडी में से, जो कि लॉफुल कस्टडी में से भागा हो, मतलब एस्केप किया हो। ठीक है, तो जो पर्सन हार्बर करता है किसी स्टेट प्रिजनर को या प्रिजनर ऑफ वॉर को जो कि लॉफुल कस्टडी से भागा हो, तो उस पर्सन को 10 years की इम्प्रिजनमेंट होगी और फाइन होगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 157 पे। अभी भी ये हार्बरिंग चल रहा है बेटा। हार्बरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्री और मेंस में दोनों में आता है। सेक्शन 157, सेक्शन 157 में बताया गया हार्बरिंग इन अ हाउस। हार्बरिंग इन अ हाउस, ठीक है, बाय द पर्सन हैविंग पोजेशन ऑफ द हाउस। हार्बरिंग इन अ हाउस, और जो हाउस हो वो पोजेशन में हो पर्सन के फॉर अनलॉफुल असेंबली, जो वो पर्सन अनलॉफुल असेंबली के लिए यूज कर रहा है। अगर कोई पर्सन अगर कोई पर्सन हार्बर करता है किसी
अनलॉफुल असेंबली को अपने हाउस में, तो वो पर्सन लाइबल होगा। ठीक है। अब इसमें एक केस है, राधा रमन शाह वर्सेस एम्परर। लैंडमार्क केस है, 1931 का पुराना केस है। नाम क्या है, नाम बता देता हूं मैं, राधा रमन शाह वर्सेस एम्परर, 1931। तो इसमें बताया गया है कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है कि किसी पर्सन को हम कन्विक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन हार्बर कर रहा है अंडर सेक्शन 157। तो इसमें बताया गया कि अंडर सेक्शन 157 essentials are required, essentials are required। ठीक है। तो क्या क्या एसेंशियल रिक्वायर्ड है, राधा रमन शाह में बताया गया है कि पहला, तो जो हार्बर किया गया है पर्सन ना, पहला इसमें बताया गया है जो हार्बर किया गया, हार्बर हार्बर्ड, हु हैज बीन हार्बर्ड मस्ट बी हायर्ड। ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जो भी हार्बर किया गया वो हार्बर किया गया वो हायर्ड किया हुआ होना चाहिए। ठीक है। हु हैज बीन हार्बर्ड मस्ट बी हायर्ड। ठीक है, हायर किया हुआ होना चाहिए, हार्बर जिसको हार्बर किया है। सेकंड इसमें बताता है एक्यूज्ड मस्ट रिसीव अ हार्बर सच पर्सन इन प्रीमिसेस ओन्ड बाय एक्यूज्ड, प्रीमिसेस ओन्ड बाय एक्यूज्ड। तो जो हार्बर, जिस पर्सन, जिस पर्सन को हार्बरिंग रिसीव हो रही है, हार्बरिंग जिस पर्सन को रिसीव हो रही है, वो पर्सन, जिसने उसे हायर्ड किया है, जिसने पर्सन ने उसे हायर्ड किया है और जिसे हार्बरिंग रिसीव हो रही है, वो पर्सन जो है उसके प्रीमिसेस में रह रहा हो, प्रीमिसेस ओन्ड बाय एक्यूज्ड। ठीक है, एक्यूज्ड द्वारा वो हाउस ओन किया जाता हो। ठीक है। और इसमें तीसरा जो है वो बताया गया है, इसे मैं कैनवास क्लियर कर देता हूँ जरा। एक्यूज मस्ट नो द फैक्ट ही इज हायर्ड फॉर पर्पस ऑफ हार्बरिंग। तो इसमें तीसरा बताया गया है एक्यूज मस्ट नो द फैक्ट, must know the fact that he is hired for the purpose of harboring। ठीक है, he is hired for purpose of harboring। ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, पनिशमेंट। ठीक है। ये हमारा जनरल एक्सेप्शन, जनरल एक्सप्लेनेशंस खत्म हो गए। अब हम आते हैं पनिशमेंट पे। ठीक है, पनिशमेंट हमारा दिया गया है सेक्शन 53 में, सेक्शन 53 पनिशमेंट। ठीक है। पनिशमेंट हमें दी गई है, 5 तरीके की पनिशमेंट है, 5 टाइप्स हैं पनिशमेंट के।
वो 5 टाइप्स क्या है? पहला है डेथ, दूसरा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तीसरा है इम्प्रिजनमेंट जो कि रिगरस और सिंपल हो सकती है। चौथा है इसमें फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फोर फीचर, और फिफ्थ है इसमें फाइन। ठीक है, अब इसमें हम पनिशमेंट में थोड़ी सी पनिशमेंट की थ्योरीज पढ़ते हैं, क्योंकि पनिशमेंट की थ्योरीज कभी कभी एग्जाम में आ जाती है लॉन्ग आंसर में। तो हम पढ़ रहे हैं अब थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। इसमें पहली थ्योरी है डिटरेंट थ्योरी। डिटरेंट थ्योरी में बताया गया है टू सेट एन एग्जाम्पल, डिटरेंट थ्योरी है टू सेट एन एग्जाम्पल। जैसे आपने दुबई में देखा होगा कि वहां पे जो चोरी करता है उसके हाथ ही काट दिए जाते हैं, तो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि अगर आप भी चोरी करेंगे तो आपके भी हाथ काट दिए जाएंगे। ठीक है, सेकंड थ्योरी जो है वो है प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी नाम से ही पता चल रहा है प्रिवेंट करना, टू प्रिवेंट। किसे? क्रिमिनल को प्रिवेंट करना। ऑफेंडर आर डिसेबल्ड फ्रॉम कमिटिंग क्राइम, क्रिमिनल को प्रिवेंट करना क्राइम करने से। ठीक है, अब हम उसमें आते हैं थर्ड में। छोटी छोटी थ्योरी है, ज्यादा बड़ी थ्योरी भी नहीं, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी में क्या दिया गया? एन आई फॉर एन आई, एन आई फॉर एन आई। इससे साफ साफ पता चल रहा होगा कि अगर उसने मेरा एक दांत तोड़ा तो मैं भी उसका एक दांत तोड़ूंगा, जैसे को तैसा। ठीक है, फोर्थ जो हमारी थ्योरी है वो है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, जो इंडिया में लागू होती है। ठीक है, फोर्थ जो थ्योरी है हमारी वो है रिफॉर्मेटिव। रिफॉर्मेटिव थ्योरी में है टू लीड अ गुड लाइफ एंड टू रिफॉर्म पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर। ठीक है, इसमें एक दूसरा मौका दिया जाता है, टू लीड अ गुड लाइफ। ठीक है, अब इसमें एक केस है देव नारायण मंडल वर्सेस यूपी, 2004 सुप्रीम कोर्ट। केस का नाम है देव नारायण मंडल वर्सेस यूपी, 2004 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस केस में क्या बताया गया था? सुप्रीम कोर्ट held that object of punishment in criminal cases is not mere formality. ठीक है, statute gives choice to the court to sentence a convicted person for maximum or minimum limit, then such discretion arbitrary। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में इस केस में बताया गया देव नारायण मंडल वाले में कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो पनिशमेंट का ऑब्जेक्ट है, पनिशमेंट का ऑब्जेक्ट जो है कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई मेयर फॉर्मेलिटी नहीं है। हम्म
और जो भी स्टैट्यूट या जो भी लॉ जो है पनिशमेंट के बारे में बता रहा है वो कोर्ट के डिस्क्रिशन पे होता है कि कोर्ट अगर उसे देना चाहे तो दे सकती है, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोविजंस ऑफ फाइन। प्रोविजंस ऑफ फाइन के लिए मैं आपको बताता हूँ। प्रोविजंस ऑफ फाइन सेक्शन नंबर 63। 63 में हमें क्या बताया गया है कि नॉट, सेक्शन 63 में हमें बताया है कि फाइन जो है अनलिमिटेड हो सकता है बट कभी भी एक्सेसिव नहीं होगा। ठीक है, फाइन जो है अनलिमिटेड हो सकता है बट नॉट एक्सेसिव। अब मान लीजिए कोई पर्सन है, वो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये वो कमा रहा है और आप उसके ऊपर फाइन लगा दो 1 करोड़ रुपए का, तो वो पर्सन उस फाइन को कैसे देगा? फाइन अनलिमिटेड तो हो सकता है बट एक्सेसिव नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 64 पे। 64 हमें बताता है इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। ठीक है, तो इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, ठीक है, इसमें हमें बताता है कि फॉर ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन। ठीक है, तो जो भी ऑफेंस जो है पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट के साथ, जो भी ऑफेंस पनिशमेंट जो भी ऑफेंस पनिशमेंट के साथ दिया गया है और फाइन के साथ दिया गया एज वेल एज फाइन, तो अगर वो फाइन नहीं देता है तो उसे इम्प्रिजनमेंट होगी। ठीक है, बट ये डेथ सेंटेंस में, बट ये जो है डेथ सेंटेंस में लागू नहीं होता है। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 65 पे। हमारा सेक्शन 65 बता रहा है लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। सेक्शन 65 लिमिट टू, मैं इसका आखिर में चार्ट बना दूंगा आपके लिए तो आपको इसे इजीली याद हो जाएंगे, प्रोविजंस ज्यादा हार्ड नहीं है। लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, इसमें हमें बताया गया है कि वेयर द ऑफेंडर हैज पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट 1/4 ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड इम्प्रिजनमेंट फॉर दैट ऑफेंस। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पर्सन ए है, इसने कोई ऑफेंस कमिट किया जो कि 36 मंथ्स के लिए उसकी इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है, और उसके ऊपर 10,000 रुपए का फाइन भी है और वो इस फाइन को पे नहीं करता है, तो उस तो ए जो ये पर्सन है इसे 1/4 मिलेगी इसके ऑफेंस की, मतलब 36
36 9 months। ठीक है, तो 9 months की इसे एक्स्ट्रा इम्प्रिजनमेंट ए को मिलेगी अगर ये फाइन पे नहीं करता है, नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 66 में, डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट के। जो ये नॉन पेमेंट ऑफ फाइन किया है, इसकी जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो कैसी होगी। ठीक है, तो हमें सेक्शन 66 में बताया गया डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो इम्प्रिजनमेंट जो होगी वो रिगरस भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है। ठीक है, जो अगर उसे उसके ऑफेंस के लिए रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिली है, जो उसका मेन ऑफेंस है, उस ऑफेंस के लिए उसे रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिली है, तो उसे नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के लिए भी रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। और अगर उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिली है ऑफेंडर को, ठीक है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिली है, तो उसके नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के लिए भी उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। ठीक है, सेक्शन 67 जो है हमारा, सेक्शन 67 हमें बता रहा है इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन फाइन ओनली। ठीक है, 67 बता रहा है हमें नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन फाइन ओनली। मतलब कि अगर किसी ऑफेंडर को सजा मिली है, पनिशमेंट मिली है, और वो पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट नहीं है, सिर्फ फाइन है, तो सेक्शन 67 उसके ऊपर लागू होगा। इसमें बताया गया है कि अगर कोई पर्सन, हाँ, अगर कोई पर्सन उसे फाइन लगा है 50 रुपीज का, और वो उसे पे नहीं करता है, तो उसे 2 महीने की इम्प्रिजनमेंट होगी। और अगर 100 रुपए का फाइन है, तो उसे 4 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट होगी। और अगर 100 रुपए से प्लस का फाइन है, 100 से मतलब कितना, अनलिमिटेड भी, तो 6 मंथ्स तक की होगी इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब हम आते हैं 68 पे। सेक्शन 68 हमें बता रहा है टर्मिनेट इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट, इन पेमेंट ऑफ फाइन। टर्मिनेट इम्प्रिजनमेंट फॉर पेमेंट ऑफ फाइन, कि अगर आपने फाइन पे कर दिया है तो आपकी इम्प्रिजनमेंट टर्मिनेट हो जाएगी। जो आपकी ऊपर, जो आपको ये अभी ऊपर जो आपको जो मैंने बताया, अगर वो पे कर देता है तो आपको, आपकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए उस पे 100 रुपीज का फाइन है, तो उसे 4 मंथ्स की मिलेगी। और अगर वो 50 रुपीज पे कर देता है, नहीं, अगर वो 100 रुपीज पे कर देता है फाइन के, तो उसकी 4 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट टर्मिनेट कर दी जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 69 पे, टर्मिनेट इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। ठीक है, 69 भी इजी है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसमें प्रोपोर्शनल पेमेंट बताया है।
प्रोपोर्शनल पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पर्सन जो है, ए पर्सन जो है, इसके ऊपर 100 रुपए का फाइन है, तो इसे 4 मंथ्स के लिए, अगर इन 4 मंथ्स के लिए इसे इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। और अगर ये 50 रुपीज इसमें से पे कर देता है तो इसकी इम्प्रिजनमेंट घटा के 2 मंथ्स कर दी जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 70 पे। हमारा सेक्शन नंबर 70 ये लास्ट है प्रोविजंस ऑफ फाइन में। सेक्शन नंबर 70, फाइन रिमेनिंग अनपेड इन फुल और इन पार्ट। ठीक है, मे बी लिवीड विद इन 6 years। ठीक है, पहले हम इसे पढ़ते हैं, पहले पार्ट को। सेक्शन 70 का पहला पार्ट है कि कोई फाइन जो है अनपेड रह गया है। ठीक है, फुल्ली रह गया है या पार्टली रह गया है, तो वो विद इन 6 years में से, विद इन 6 years कभी भी लेवी किया जा सकता है, मतलब कभी भी हटाया जा सकता है बाय कोर्ट। वो कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर है। और अगर कोई ऑफेंडर, इफ, इसका जिस, ये तो हमारा हमने पहला पार्ट पढ़ लिया, ये अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड पार्ट सेक्शन 70 का। इफ ऑफेंडर डाइज, इफ ऑफेंडर डाइज, अगर मान लीजिए ऑफेंडर मर गया है तो उसकी प्रॉपर्टी वुड बी लीगली लाइबल। हम्म, तो अगर कोई ऑफेंडर मर गया है जिसके ऊपर फाइन था, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है लाइबल होगी फाइन पे करने के लिए। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक चार्ट बना के दिखा देता हूँ, प्रोविजंस ऑफ फाइन, जिससे कि आपको इजीली समझ आ जाए। तो पहले हम ऊपर लिखते हैं फाइन, बड़ा बड़ा। अब पहला सेक्शन क्या था हमारा, 63। 63 में हमें क्या बताया, अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। ठीक है, 64 में हमें बताया सेंटेंस। ठीक है, 64 में हमें सेंटेंस बताई गई कि सेंटेंस जो है कैसी कैसी, इसमें इसमें जो है नॉन पेमेंट के ऊपर आपको सेंटेंस मिलेगी। क्या, सेंटेंस फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, सेंटेंस फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अब इसमें क्या है, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। इम्प्रिजनमेंट, imprisonment in those cases where provision is for imprisonment and fine, where accused has been provided with fine without imprisonment। ठीक है, तो पहली तो imprisonment होगी और दूसरी इसमें होगी when only fine। imprisonment where the provision imprisonment और fine, जहाँ पे imprisonment और fine का है, ठीक है, तो वहां पे भी ये लागू होगी। ठीक है, 64 में ये बताया गया। 65 में हमें बताया गया है वेयर ऑफेंडर हैज बीन punished with imprisonment 1/4 of the prescribed। ठीक है, वही 1/4 वाली बात। 66 में हमें क्या बताया गया है, डेस्क्रिप्शन बताई गई थी। डेस्क्रिप्शन रिगरस और सिंपल।
67 में हमें बताया गया था कि अवॉर्डेड इम्प्रिजनमेंट, अवॉर्डेड इम्प्रिजनमेंट क्या था वो? अगर 50 रुपए है तो 2 मंथ, 100 रुपए है तो 4 मंथ, और 100 से ज्यादा है तो 6 मंथ्स। ठीक है। और सेक्शन 68 में हमें बताया गया था टर्मिनेट, और 69 में हमें बताया गया था प्रपोर्शनल। 68 में टर्मिनेट कर देंगे अगर वो पेमेंट कर देता है। 69 में बताया था प्रोपोर्शनल पेमेंट, प्रोपोर्शनल पेमेंट। 70 में हमें बताया था कि अगर फाइन रिमेन है तो वो लेवी किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। और अगर ऑफेंडर मर जाता है, offender dies, then property will be liable to pay off his debts। ठीक है, ये हमारे प्रोविजंस ऑफ फाइन भी खत्म हो गए। अब हम आते हैं सेक्शन 71 में। सेक्शन 71 में है सेवरल एक्ट्स। सेक्शन 71 where more than one act or more constitute an offense, when combined constitute a different offense। ठीक है, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ए बीटिंग जेड, ए जो है जेड को मार रहा है और वो उसे, ए जो है जेड को मारता है और उसे कैसे मार रहा है? कोड़े मार रहा है। कोड़ों को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रोक्स। ठीक है, तो ए जो है जेड को 50 स्ट्रोक्स देता है, तो ए हर एक स्ट्रोक के लिए लायबल नहीं होगा, बल्कि वो 50 स्ट्रोक्स के लिए ही लायबल होगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 72 पे। सेक्शन 72, when an accused is held guilty of several offenses। ठीक है, एक accused है, गिल्टी है वो सेवरल ऑफेंसेस के लिए। But it is not clear as to which of one of these offenses he is guilty। But clear नहीं है, क्लियर नहीं है कि वो किस ऑफेंस के लिए, बट क्लियर नहीं है कि वो किस ऑफेंस के लिए गिल्टी है। ठीक है, तो कोर्ट जो है उसे लोएस्ट पनिशमेंट अवॉर्ड करेगी। तो कोर्ट जो है लोएस्ट पनिशमेंट अवॉर्ड करेगी। ठीक है, जो कि पीनल प्रोविजन में नहीं दिया गया है, क्योंकि पीनल प्रोविजन इज अनसर्टेन। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 73 पे। हमारा सेक्शन 73 हमें बताता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ठीक है,
सेक्शन 73 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ठीक है, पहले मैं आपको इसे सिंपल भाषा में बता देता हूँ। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बी गिवन व्हेन रिगरस इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो पहला तो है ये सिर्फ रिगरस इम्प्रिजनमेंट में प्रोवाइड की जाती है, सिंपल में ये प्रोवाइड नहीं की जाती। ठीक है, और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल बी ऑफ मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ्स। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो होगी वो मैक्सिमम होगी 3 मंथ्स के लिए, किसी भी हालत में 3 मंथ से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगी। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि किन किन चीजों में सॉलिटरी, किन किन पनिशमेंट में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन में नहीं मिलेगी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, या फिर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग सिक्योरिटी, डिफॉल्ट इन फर्निशिंग सिक्योरिटी। ठीक है, और इसमें एक चार्ट बताया गया है, वो चार्ट में आपको बता देता हूँ कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का चार्ट क्या होगा। अगर इम्प्रिजनमेंट, अगर इम्प्रिजनमेंट है, अगर इम्प्रिजनमेंट है 6 मंथ्स की, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगा 1 मंथ का। और अगर इम्प्रिजनमेंट है 1 to 6 मंथ्स, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगा 2 मंथ्स के लिए। और मैक्सिमम जो बताया था, अगर 1 ईयर प्लस 1 ईयर प्लस इम्प्रिजनमेंट है, तो मैक्सिमम 3 मंथ्स का इसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगा। ठीक है, और इसमें एक बात और है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है सिर्फ एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल केसेस में ही दिया जाएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड या फिर ऑर्डर्ड। ठीक है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब होता है, जैसे एक आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, काल कोठरी में, एक अंधेरी सी कोठरी में उस आदमी को अकेला बंद कर देते हैं, उसे ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं। या फिर काले पानी की सजा तो आपने सुना ही होगा। तो अब इसमें एक नेक्स्ट सेक्शन आता है, सेक्शन 74। इसमें बताई गई है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। क्योंकि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, क्योंकि इंसान जो है, वी ह्यूमंस आर आ सोशल एनिमल्स। तो अगर आप किसी इंसान को ज्यादा दिनों के लिए किसी एक कमरे में बंद कर देंगे, तो आप उसकी मेंटल हेल्थ खराब कर सकते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट ने प्रोविजन दिया गया है कि आप लिमिट क्या होगी। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की जो लिमिट होगी, कन्फाइनमेंट की जो लिमिट होगी, नॉट एक्सीड 14 डेज। ठीक है, 14 डेज से ज्यादा की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं होगी। और अगर 3 मंथ्स की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, 3 मंथ्स की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, तो 7 डेज इन अ मंथ होगी, 7 डेज इन अ मंथ। और अगर, और
जितने दिन का, मान लीजिए अगर आपने 7 डेज का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया है तो आपको 7 डेज का उसे रेस्ट देना पड़ेगा, ये भी जरूरी है। इंटरवल पीरियड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शुड बी गिवन। ठीक है, इक्वल इंटरवल्स होने चाहिए। अभी हमारा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी खत्म हो गया है। अब हम आगे का जो अपना चैप्टर 4 है वो नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।